आज मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं सीबीएसई सैंपल पेपर 2025। ठीक है, आज के डिस्कशन में हम लोग पूरे के पूरे सेक्शन ए की बात करेंगे। जो सीबीएसई सैंपल पेपर की अगर हम बात करें तो टोटल आपको मिलेंगे 5 सेक्शंस, और सेक्शन ए की जो चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं, इस सेक्शन में आपको मिलते हैं 12 क्वेश्चंस दैट इज ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप एंड 4 ऑफ असर्शन रीजंस, यानी टोटल आपके पास 16 क्वेश्चंस है। ठीक है, आज से जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है यानी 21 फेब तक हम लोग बारी बारी से सैंपल पेपर को डिस्कशन करेंगे और सेक्शन वाइज ही डिस्कशन करेंगे, जिससे आपको भी आसानी हो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की चर्चा शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है। सबसे पहले मैं इसकी बात कर लेता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा भी और साथ साथ आपको बताते भी चलूंगा, लेकिन उनके की पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का की पॉइंट क्या है, दैट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसका सबसे पहले बात करते हैं की पॉइंट्स। की पॉइंट्स में आपको याद रखना है दैट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ये आपका है की पॉइंट। इस की पॉइंट के हिसाब से आप फटाफट आपको याद रखना है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर चर्चा करें तो वो होता है दैट इज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस बात से हमको एक चीज समझ में आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, धीरे धीरे घटेगी। बच्चों के कुछ स्पेसिफिक सवाल आते हैं मेरे पास कि यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 हो जाए तो यहां पर आपके पास सिंपली ये देखने को मिलता है दैट इज dv अपॉन dr। इस टोटल वैल्यू को आप कर सकते हैं 0 के बराबर, और आपको अच्छे से पता है थोड़ी सी मैथमेटिक्स की जानकारी कि अगर किसी का डिफरेंशियल 0 आ जाए तो वो वैल्यू हो जाती है कांस्टेंट, यानी यहां पर v का वैल्यू हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, ये इनके कीवर्ड्स हैं यानी की पॉइंट्स। इस बात पर विशेष चर्चा आपको रखनी है, याद रखना है इस चीज को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग इन अ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और वो भी कैसा है दैट इज यूनिफॉर्म। तो मैं पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है। ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन में फील्ड आपको गिवन है। फिर आपको ये बोल रहा है लेट ए बी द ओरिजिन। ए कहां पर है, ओरिजिन पर है, तो मैं मार्क कर लेता हूं कि ये है ओरिजिन ए। ये एक पॉइंट है दैट इज ये है ओरिजिन ए। यहां से आपको दे रखा है बी बी द पॉइंट एट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है एट +1 सेंटीमीटर। लेट कर लेते हैं दिस वन बी द +1 सेंटीमीटर, दिस इज पॉइंट बी, एंड फ्रॉम ए द डिस्टेंस इज +1 सेंटीमीटर, यानी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। +1 का मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। एंड पॉइंट सी बी द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस एट +1 सेंटीमीटर। ये वाई एक्सिस में ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस की बात करें तो यहां पर वो कितने डिस्टेंस पर है, वो भी है +1 डिस्टेंस पर। तो मैंने यहां पर मार्क कर दिया है कि ये है 1 सेंटीमीटर, दैट इज पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, और ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, अब आपको ये बताना है देन द पोटेंशियल एट पॉइंट ए बी एंड सी सेटिस्फाइज। कौन से रिलेशन को ये सेटिस्फाई करेगा, बच्चों ध्यान से समझेंगे। ये आपको सिर्फ इन्हीं पर आपको डिस्कशन रखना है। तो ये पॉइंट है दैट इज कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, धीरे धीरे घटेगी। बस ये बात को आपको ध्यान रखना है। अभी क्या करेंगे, जैसे यहां पर और यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं ऐसे बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चलता है तो आपको अच्छे से पता है कि पॉजिटिव से चलेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ से चलता है, निगेटिव चार्ज तक पहुंचने की कोशिश करता है। ठीक है, तो आप अगर मान लें कि ये अगर यहां पर मैं बोलूं ये पॉजिटिव साइड है और ये निगेटिव साइड है, पॉजिटिव से फील्ड लाइंस चल रही है और निगेटिव की तरफ जा रही है। ठीक, अगर आप ऐसा बोलें कि इधर पॉजिटिव प्लेट है और इधर निगेटिव प्लेट है, अब करना क्या है आपको ध्यान से बस समझना है। यहां का पोटेंशियल लेट कर लेते हैं VA, यहां का पोटेंशियल है VB और यहां का पोटेंशियल है VC। तीनों पॉइंट पर पोटेंशियल आपको जानकारी में है। लेट कर लेते हैं कि यहां पर पोटेंशियल निकालना, तो आप करें क्या, तो करने के लिए सिंपल सी ट्रिक है। फील्ड की डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि VA बड़ा होगा किससे, VB से। इसी तरीके से यानी यहां का पोटेंशियल बड़ा और यहां का पोटेंशियल
छोटा, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर मैं एक पॉइंट यहां पर अज्यूम कर लूं और दिस पॉइंट नेम्ड एज डी, और यहां का पोटेंशियल होगा, यहां का पोटेंशियल हो जाए दैट इज वी डी, तो यहां के पोटेंशियल की बात करें इसके कंपैरिजन में, तो भाई वी ए बड़ा है किससे, दैट इज वी बी से, और वी बी बड़ा है किससे, वी डी से। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं वी ए और वी सी में रिलेशन। तो वी ए ये और वी सी दोनों का पोटेंशियल बराबर बराबर होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में इन ये और ये दोनों के दोनों एक ही एक्सेस पर, एक ही लाइन पर हैं, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, वो बराबर बराबर होगी। तो आप रिलेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। कौन कौन से रिलेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन फॉर योर क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको सिंपली कीवर्ड को आपको याद रखना है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, एंड इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट। ठीक, इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर चर्चा करें तो मैं इसको रब कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे की पॉइंट्स, इसमें क्या क्या की पॉइंट्स हैं। ठीक है, की पॉइंट सबसे पहली चीज कि अगर आपका कोई भी स्फीयर इक्विलिब्रियम अटेन करता है, अटेन इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन आपको दिखाई देती है तो एकदम सिंपल सी ट्रिक है कि आपको दोनों का पोटेंशियल बराबर कर देना है। ये है ट्रिक। ठीक है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कीवर्ड्स, ये आपके कीवर्ड है। ठीक, चलिए अब क्या करना है, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है उसकी चर्चा कर लेते हैं। आपके पास दिया हुआ है दो चार्ज स्फीयर्स हैं, तो मैं लिख देता हूं, ये आपके पास स्फीयर 1 है और ये स्फीयर नंबर 2 है। ठीक है, इस स्फीयर का रेडियस दिया है r1 और इस स्फीयर का रेडियस दिया है r2। दोनों के बीच के सेपरेशन की अगर हम चर्चा करें तो दोनों के बीच का ये जो सेपरेशन है ये ज्यादा है, यानी बहुत बड़ा है रेडियस के कंपैरिजन में। ठीक, इन दोनों चार्ज स्फीयर्स को अभी क्या कर दिया गया है, किसी भी कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया गया है। ये मैंने लगा दिया है कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर। ठीक है, अब आपको क्या पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेसेस ऑफ द स्फीयर्स, दैट इज जिसका रेडियस r1 है और जिसका रेडियस r2 है। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वाला इनका लिखेंगे और फिर इनका लिखेंगे। चलिए, तो मैंने क्या बताया, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन दिखाई देती है तो इनके सरफेस का पोटेंशियल और इनके सरफेस का पोटेंशियल बराबर बराबर हो जाएगा। तो पोटेंशियल का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है दैट इज K फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, Q फॉर चार्ज अपॉन होता है R, दैट इज कहां पर वो चार्ज है। ठीक है, और कितने डिस्टेंस पर मुझे पोटेंशियल चाहिए। अब क्या करेंगे, चार्ज स्फीयर के लिए लिख लेते हैं। स्फीयर 1 के लिए पोटेंशियल हो जाएगा K Q1 अपॉन R1 और चार्ज स्फीयर 2 के लिए हो जाएगा K Q2 अपॉन R2। ठीक, दोनों के पोटेंशियल को बराबर कर देते हैं तो आपके पास आ जाएगा K Q1 अपॉन R1 बराबर K Q2 अपॉन R2 बाय दिस रिलेशन। ठीक है, यहां से K आप कट कर देते हैं तो यहां से मिल जाएगा Q1 अपॉन Q2, Q1 अपॉन Q2 का वैल्यू हो जाएगा दैट इज R1 अपॉन R2। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो निकालना है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फॉर्मूला होता है, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, लिख लेते हैं E1 दैट इज K Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के सेकेंड सरफेस पर निकाल लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, दैट इज K Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर। ठीक है, अभी इन्हीं को क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेते हैं दोनों का। तो दोनों का रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू, सारे के सारे कट जाने वाले हैं तो बचेगा कौन, दैट इज R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, और यहां पर क्या बचेगा, दैट इज Q1 अपॉन Q2। तो Q1 अपॉन Q2 का वैल्यू कितना है, दैट इज R1 अपॉन R2, तो यहां पे सेट कर देंगे तो बचेगा कितना, दैट इज R2 अपॉन R1। दिस इज योर आंसर।
ठीक है, तो कीवर्ड को बस ध्यान में रखना है। जो की वर्ड्स या की पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं सारे क्वेश्चंस में, उसको फटाफट नोट करते चलेंगे और याद भी करते चलेंगे कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से गिवन है। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, इसको मैं रब कर देता हूं। देखिए थर्ड क्वेश्चन के की पॉइंट की सबसे पहले बात करते हैं। ये है थर्ड क्वेश्चन, की पॉइंट। की पॉइंट क्या है, किस टॉपिक से ये लिया गया है? ये लिया गया है एम्पियर सर्किटल लॉ से। एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। अब देखो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है। मेरे पास कोई भी एक वायर है या कंडक्टिंग वायर है या करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। ध्यान रखेंगे यहां पर आपको छोटी छोटी जानकारी और भी होनी चाहिए कि बायोट-सेवर्ट लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या डिफरेंस है, तो वो अभी मैं बताने वाला नहीं हूं। आप सोच के रखेंगे क्या होता है, अभी मैं पूछूंगा भी। तो क्या करेंगे, ये आपके पास कोई भी करंट कैरिंग एलिमेंट है। अब इसके चारों तरफ अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो सिंपल सा क्या करेंगे, सबसे पहले डिफाइन करेंगे भाई कितनी डिस्टेंस पर चाहिए आपको, ठीक है। और क्या मार्क करेंगे, उसके चारों तरफ सरकमफेरेंस, इसी पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है। तो सिंपली क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ये रहा आपके पास, दैट इज टैंजेंट ऑन द सरकमफेरेंस। ये सरकमफेरेंस पर टैंजेंट ड्रॉ कर देंगे। अभी बी चाहिए तो बी के लिए सिंपली लिखते हैं बाय द एम्पियर सर्किटल लॉ, दैट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये आपका की पॉइंट, यही है फॉर्मूला जिससे आपका सवाल बन जाएगा। अब फटाफट मैं क्वेश्चन को नोट डाउन कर देता हूं और दोनों पर चर्चा करते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहां पर बना दिया है एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस ए। तो मैंने ये बना दिया है आपके पास ये वायर, ठीक है। ये वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन के लिए आपको दे रखा है रेडियस, दैट इज जिसका रेडियस कितना है a। अब आगे की कहानी ये है कि इसमें करंट फ्लो हो रही है कितनी, I करंट फ्लो हो रही है। तो ध्यान रखेंगे पूरे सेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो करंट डेंसिटी की भी जरूरत पड़ेगी। तो करंट डेंसिटी भी लिख लीजिए। करंट डेंसिटी होता है दैट इज J इज इक्वल टू करंट अपॉन एरिया। याद रखेंगे डेंसिटी कांस्टेंट होगी, तो अगर मैं इनमें सेक्शंस कर दूंगा तो करंट भी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी उसी के हिसाब से। चलिए अब आगे आपको क्वेश्चन में दे रखा है द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन। आगे द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट a/2 अबव द सरफेस ऑफ द वायर। इस सरफेस से कितना ऊपर जाना है, हमको जाना है a/2। तो a/2 डिस्टेंस पर ऊपर पहुंच गए। अब आगे क्या कर रहा है, टू द रेशियो चाहिए तो a/2 अबव एंड a/2 बिलो। a/2 बिलो पर भी चाहिए, आसान है, निकाल सकते हैं यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। देखो बस फटाफट करेंगे। सबसे पहले निकालते हैं, क्या करेंगे, ड्रॉ करते हैं ये, ठीक है। एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर लिया, ये वाला एम्पीरियन लूप। अभी मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड के लिए सिंपली फॉर्मूला लिखेंगे। इस पूरे क्रॉस सेक्शन में करंट कितना है, I। सबसे पहले निकाल लेते हैं, ये डिस्टेंस है कितना, ये डिस्टेंस है रेडियस a, ये है कितना a/2। a और a/2 मिलकर कितना 3a/2, ठीक है ना। यही तो करते हैं बच्चों, a प्लस a/2 दैट इज 3a/2। ठीक, अब क्या करेंगे, बस सिंपली लिखते चले जाएंगे। और सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, सरकमफेरेंस हो जाएगा 2 पाई इंटू 3a/2। तो सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 3 पाई a हो जाएगा। ठीक, फटाफट सेट करते हैं, दैट इज dl की जगह पर डायरेक्टली लिख देते हैं 3 पाई a। तो मेरे पास b चाहिए मुझे, कितने पर सरकमफेरेंस कितना है 3 पाई a। आगे बताइए जरा करंट कितना है, करंट कितना है I। तो लिख देते हैं डायरेक्टली। तो आपके पास b आ गया कहां पर, a/2 अबव। तो अबव के लिए मैं सिंबल कर देता हूं b1। तो मेरे पास हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 3 पाई a। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब अगर a/2 बिलो पर आ जाए तो a/2 ही तो बचा नीचे भाई, टोटल a था, a/2 बिलो आ गया सरफेस से तो a/2 ही तो बचेगा। तो सरकमफेरेंस कैसे निकलेगा, यहां पर भी ड्रॉ करेंगे एम्पीरियन लूप।
एम्पीरियन लूप ड्रॉ हो गया, ये रहा एम्पीरियन लूप। अभी क्या करेंगे, सरकमफेरेंस फिर से कर लेते हैं। तो सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, दैट इज आपके पास 2 पाई इंटू ए अपॉन 2, मिलकर क्या हो जाएगा पाई इंटू ए, ये हो गया सरकमफेरेंस। मुझे करंट की आवश्यकता है क्योंकि करंट आई नेट चाहिए, तो करंट कैसे मिलेगा, करंट डेंसिटी से। हम जानते हैं J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, तो यहां पर सेट करते हैं, तो आई यानी आई अपॉन ए कितना है, पाई ए का स्क्वायर बराबर, लेट कर लेते हैं इसमें जाने वाली करंट है कितनी, कितनी करंट जाएगी, लेट करते हैं कितना, I1, तो दैट इज I1 अपॉन पाई, आपके पास कितना बचेगा रेडियस, a अपॉन 2 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर अपॉन 4, a स्क्वायर अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 4। ठीक, जो कटने वाले हैं उनको काट दीजिए, तो बचेगा कितना, I अपॉन 4 इज इक्वल टू I1। ठीक, सेट कर देते हैं, फिर से लगाते हैं क्या, दैट इज एम्पियर सर्किट लॉ, फिर से निकालते हैं। इसके लिए लिखते हैं कितना, दैट इज B2 इंटू कितना कर देते हैं, सरकमफेरेंस दैट इज पाई इंटू ए, बराबर कितना करेंगे, बराबर करेंगे करंट कितना है, करंट है I अपॉन 4, तो सेट करते हैं यहां पर I अपॉन 4 इंटू कितना, म्यू नॉट। ठीक, तो आपके पास B2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट इज म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई ए। रेशियो किसका किसका निकालना है, अबव द सरफेस एंड बिलो द सरफेस, तो अबव द सरफेस पहले है और बिलो द सरफेस बाद में है, मतलब निकालना है B1 अपॉन B2, कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, म्यू नॉट I अपॉन 3 पाई a डिवाइडेड बाय म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a, व्हाट यू गेट, दैट इज B1 upon B2 is equal to 4 upon 3. This is your ratio. ठीक है, तो की पॉइंट्स दैट इज एम्पियर सर्किट लॉ यूज करना है, और क्या यूज करना है, दैट इज करंट डेंसिटी। ठीक है, आराम से सॉल्व करते हैं ना अपने लोग। चलिए फटाफट डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को ऐसे ओरली भी डिस्कशन में लाया जा सकता है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है, डायफ्रैक्शन इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन, तो देखिए मैं इसको रब कर देता हूं। छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। अब यहां पर बात हो रही है किसकी, क्वेश्चन नंबर 4 की, डायफ्रैक्शन की। अच्छा बात करें, डायफ्रैक्शन होता क्या है, सिंपली हम लोग जानते हैं दैट इज बेंडिंग ऑफ वेव बोल दे तो गलत नहीं बोलेंगे, बेंडिंग ऑफ वेव फ्रॉम ऑब्स्टिकल्स एजेस, ऑब्स्टिकल के एज से बेंड हो जाना, किसका, वेव का। अब वेव कौन कौन सी होती है, वेव को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कितने तरीके से, आमतौर पर डिस्क्राइब करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव। अच्छा बच्चों मैं ये बता क्यों रहा हूं, ये हम लोगों ने डायफ्रैक्शन पढ़ा कहां पर, डायफ्रैक्शन हमने पढ़ा था कहां पर, डायफ्रैक्शन हमने पढ़ा था दैट इज वेव ऑप्टिक्स में, वेव ऑप्टिक्स में। ठीक है, आमतौर पर इसको हम लोग वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन होता यह है कि ये जो भी वेव की जिनके पास प्रॉपर्टी होती है ना, वो इनको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे छोटी छोटी बातें कि बेंडिंग ऑफ वेव फ्रॉम ऑब्स्टिकल एजेस, इसकी बात याद रखेंगे, दैट इज व्हाट डायफ्रैक्शन। ठीक है, इसकी थोड़ी सी बात याद रखेंगे। तो यहां पर आपको दोनों चीज मिल जाएगी। वेव के बारे में मैंने बात किया है, तो लाइट भी वेव है, साउंड भी चलती है वेव के फॉर्म में ही, लेकिन दोनों में खास बात क्या होती है, साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है और लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है।
ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। साउंड क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव का एक पार्ट। ठीक, समझ में आई बात? कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं दैट इज साउंड वेव एज वेल एज लाइट वेव, दोनों होगी। वेव थ्योरी की बात होगी यहां पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं की पॉइंट्स। की पॉइंट्स क्या है? हाँ, की पॉइंट्स, ये क्वेश्चन लिया गया है कैपेसिटर से। तो आपने एक बात नोटिस की या नहीं मुझे नहीं पता, क्वेश्चन 1 भी आपको मिला था फ्रॉम चैप्टर 2, क्वेश्चन 2 भी मिला था ऑलमोस्ट चैप्टर 2, और क्वेश्चन 5 भी मिला है आपको चैप्टर 2 से ही, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से ही मिला है। आप ऐसा बोले तो गलत नहीं बोलेंगे। अब कैपेसिटर में कौन सा कैपेसिटर है? कैपेसिटर है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो रख देते हैं, बना देते हैं, ये रहा आपके पास छोटा सा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक, दिख गया? चलिए अब क्या होता है, ये कंडक्टर्स है, कंडक्टर के बीच में इंसुलेटिंग मीडियम होता है। इनको कुछ सेपरेशन डी से प्लेस कर देते हैं, और सेपरेशन बहुत स्मॉल होता है, बहुत ज्यादा नहीं रखेंगे। एक पॉजिटिव प्लेट होता है और एक निगेटिव प्लेट होता है। ठीक, कैपेसिटेंस की अगर हम बात करें तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है। अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज इक्वल टू होता है CV। अगर चार्ज रेट की बात करें तो दैट इज dq अपॉन dt इज इक्वल टू c dv अपॉन dt होता है। ठीक है, और चार्ज रेट ही क्या होती है आपके पास? करंट। तो ये है आपके की पॉइंट्स। निकालना क्या है आपको? करंट। तो क्या आपको दे रखा है? वोल्टेज रेट दे रखा है। क्या पहले निकालेंगे? कैपेसिटेंस। इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या आपको पता होता है। ठीक है, फटाफट रखते हैं सारी वैल्यूज को और निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को मैं रीड कर देता हूं। आपके पास दिया हुआ है एक कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल प्लेट्स, ऐसा कुछ है, जिसका एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज ए की बात हो रही है, और ए आपको गिवन है 0.001 मीटर स्क्वायर। अगर बात करें सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस यानी स्मॉल डी की बात कर रही है, और दैट इज 0.0001 मीटर। ठीक है, फिर आपको बोला जा रहा है कि वोल्टेज वेरी हो रहा है, और वेरी हो रहा है, वोल्टेज रेट दे रखा है यानी डीवी अपॉन dt दे रखा है, और वो दे रखा है आपके पास दैट इज 10 पावर 8 वोल्ट पर सेकेंड। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट आपको पूछ रहा है। बच्चों देखो, डिस्प्लेसमेंट करंट की अगर हम बात करें ना, तो डिस्प्लेसमेंट करंट कहां पर मिलेगा? इनके बीच में। आपको अच्छे से पता है कि अगर मैं इनको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दूं, इनके क्रॉस कोई सेल या बैटरी भी प्लेस कर दूं, लेट करो कि मैंने एक सेल लगा दिया है। ठीक है, तो कैपेसिटर प्लेट क्या होगा? पहले चार्ज होता है, फिर क्या करता है? करंट सप्लाई करता है। बीच में क्या है? इंसुलेटिंग मीडियम। अब आपको यहां पर डिसकंटिन्यूटी मिलती है, क्योंकि किरचॉफ साहब ने ये बोला कि भाई करंट कहीं भी जा रहा है ना, तो जितना करंट जा रहा है वो आगे की तरफ ही तो जाएगा। कौन सा? किरचॉफ का करंट लॉ, वो वैलिडेट नहीं हो रहा था, डिसकंटिन्यूटी मिल रही थी। ठीक है, एक डिसकंटिन्यूटी और भी मिलती है, दैट इज एम्पियर सर्कुलर लॉ की। बीच में कोई करंट ही नहीं है, लेकिन फिर भी इस रीजन ऑफ स्पेस में कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, इस डिसकंटिन्यूटी के लिए यहां पर कुछ होना चाहिए ना, तो यहां पर एज्यूम कर लेते हैं कि यहां पर कुछ ना कुछ करंट होगा, और ये करंट कंडक्शन करंट के बराबर होगा। तो कंडक्शन करंट अगर हमको मिल जाएगा कि तार में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो हम बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट को बता पाएंगे। बस सिंपल सा लॉजिक है। ठीक, तो कंडक्शन करंट कैसे मिलेगा? ये यहां पर हमको करंट रेट से मिलेगा। बच्चों के सवाल बहुत होते हैं, कभी कभी बच्चे मेरे से सवाल करते हैं, सर ये बताइए इनके पास जितना चार्ज होगा उतना ही चार्ज इनके पास होगा, तो इनके क्रॉस पोटेंशियल कैसे होगा? तो पोटेंशियल निकालने के लिए क्या चाहिए? मुझे एक चार्ज प्लेट का, एक प्लेट पर चार्ज चाहिए, मुझे दोनों से लेना देना नहीं है। चलिए ठीक है, अभी ऐसा बात करते हैं कि मुझे जो सवाल में निकालना है करंट, तो करंट के लिए फटाफट वैल्यूज रख देते हैं। सबसे पहले निकालते हैं कैपेसिटेंस C का वैल्यू लिखेंगे इप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12
आगे चलते हैं, ए का वैल्यू है 0.001 अपॉन डी का वैल्यू कितना है 0.0001। ठीक है, सेट कर दीजिए इनको। तो यहां से कितना आ जाएगा, यहां से मैं 20 से 20 काट देने वाला हूं। यहां पर ऊपर क्या हो जाएगा 10 का मल्टीप्लीकेशन, यानी ये हो जाएगा c इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 11 फैरेड। ठीक, अब क्या करते हैं, मुझे ये चाहिए करंट, तो करंट निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं I। मुझे C का वैल्यू पता चल चुका है 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 11 इंटू वोल्टेज रेट दे रखा है 10 पावर 8। तो बचेगा कितना, I बराबर मेरे पास आ जाएगा 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 3 एम्पियर, दैट इज योर करंट। ठीक है, तो की पॉइंट इज दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आना चाहिए, चार्ज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, आपको करंट चार्ज रेट के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है बच्चों, ये देखो डिस्कशन मेरा करने का सेंस, ये करने का मतलब ये रहेगा कि आपको ना जानकारी मिलेगी कहां कहां से सवाल बन रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आंसर ही कर दूं आपके लिए, तो आपको लगेगा कि सर सिर्फ आंसर बता रहे हैं बस आगे चल रहे। मेरा ये पर्पस है कि आप जो भी स्टडी कर रहे हैं, सैंपल पेपर का मतलब आपको की पॉइंट्स पता होने चाहिए कि ये चैप्टर से, ये टॉपिक से ये सवाल आ रहा है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज, आपके पास एक एलसीआर सर्किट है जिनमें आपको बोल रहा है कि रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस तीनों के तीनों 10 वोल्ट से 10 वोल्ट, तीनों के अक्रॉस वोल्टेज जो दिया है वो 10 वोल्ट दिया है। तो एक चीज याद रखेंगे, यहां पर एलसीआर सर्किट में जितना भी आपके पास सवाल बनता है वो हमेशा रेजोनेंस कंडीशन के लिए ही बना के देखते हैं। ठीक है, जो आपके सिलेबस में है कि आपको रेजोनेंस कंडीशन से ही देते हैं, यानी आपको ये पता रहेगा कि भाई XL यानी इंपिडेंस कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस का बराबर बराबर है। ठीक है ना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस। और यहां पर एक चीज को और ध्यान में रखना है, दैट इज इक्वल टू R। क्यों, क्योंकि सभी का वोल्टेज आपको दे रखा है कि बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। एक एलसीआर सर्किट के अरेंजमेंट में आपको बोल रहा है सभी को वोल्टेज ना बराबर बराबर मिल रहा है, बराबर बराबर मिल रहा है। बराबर बराबर मिलने का मतलब है कि इंपिडेंस बराबर बराबर है। ठीक, अब चलते हैं जरा ध्यान से समझते हैं। इंपिडेंस का फॉर्मूला यही है आपका की पॉइंट। इंपिडेंस का फॉर्मूला बताइए, आप ही लोग बताइए, सारा काम बस हम ही कर दें, यही होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में अगर मुझे ये बोला कि मुझे ना कोई भी शॉर्ट कर दे, या तो इंडक्टेंस शॉर्ट कर दे तो इसको हटा दो, अगर मुझे बोला कैपेसिटेंस शॉर्ट कर दो तो इनको हटा दो, यही तो होता है बस। अगर और यहां पर इस क्वेश्चन में ना अच्छी बात दे रखी है कि कैपेसिटेंस इज शॉर्ट सर्किटेड, तो शॉर्ट सर्किटेड के बाद इंपिडेंस बचेगा कितना, वो तो बचेगा दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। ठीक है ना, यही तो बचेगा ना, कोई गड़बड़। अब यहां पर मुझे सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, अगर मैं यहां से निकालूं तो यहां से मुझे Z का वैल्यू शॉर्ट सर्किट होने के बाद, तो यहां से मेरे पास ये पता है कि R इज इक्वल टू क्या है XL यानी R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यानी यहां से बचेगा √2 इंटू R, यही तो बचेगा। यहां पर मेरे पास सारी की सारी ये फॉर्मूला दिया है दैट इज Z इज इक्वल टू दिस। ठीक, अब करना ये है कि आपको वोल्टेज का वैल्यू पता है। वोल्टेज कितना होता है आपके पास, वोल्टेज होता है दैट इज I इंटू R। वोल्टेज क्या होता है I इंटू R। अब I इंटू R इसका वैल्यू, तीनों के लिए वोल्टेज का वैल्यू कितना दे रखा है 10 वोल्ट। अब शॉर्ट हो गया, तो शॉर्ट होने के बाद इंपिडेंस तो सभी को एक इंपिडेंस के लिए तो आपके पास वोल्टेज वही है ना, तो बस सेम वही पुट कर देंगे दैट इज ये किसको, इसके बराबर वोल्टेज कितना है, वोल्टेज इज इक्वल टू I इंटू XL। ठीक है, अब बस वैल्यूज को पुट करना है, तो मुझे क्या करना है, यहां पर सिर्फ R ही रखना है, तो I मुझे चाहिए, तो I इज इक्वल टू सिंपल लिखते हैं I इज इक्वल टू V अपॉन Z। Z का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं,
तो I इज इक्वल टू लिखते हैं कितना, V अपॉन यानी 10 अपॉन Z का वैल्यू शॉर्ट होने के बाद दैट इज √2 इंटू R। ठीक है, तो ये मेरे पास है दैट इज I इंटू आर इज इक्वल टू कितना, 10 वोल्ट। भाई वोल्टेज तो बराबर बराबर दिया ना, तो यही फॉर्मूले को बस यूज कर लेते हैं। तो वोल्टेज शॉर्ट होने के बाद मुझे चाहिए, तो शॉर्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, दैट इज मैं निकाल लेता हूं, तो दैट इज मुझे मिल जाएगा, ये मेरे पास मिल गया है वोल्टेज बराबर करंट का वैल्यू कितना है, दैट इज 10 अपॉन √2 इंटू आर। पहले से कितना था, एक्स एल रखो या आर रखो, ठीक है, इस क्वेश्चन में ये करना था। कुछ दिक्कत, रिपीट कर देता हूं मैं। कॉन्सेप्ट ये है कि मुझे जितने भी मेरे पास ना ये अरेंजमेंट दे रखे थे, ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स कह सकते हैं, अप्लायंस नहीं बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट बोलेंगे, दैट इज रेजिस्टेंस, ये हो गया इंडक्टेंस और ये हो गया कैपेसिटेंस। इनके लिए आपको दे रखा है कंडीशन कि इनके पास वोल्टेज बराबर बराबर जा रहा है, तो इंपीडेंस सेम होगा ही होगा। चलिए, मैंने आपको बताया कि रेजोनेंस कंडीशन पर ही सवाल बनते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। आंसर आपके पास 10 अपॉन √2 वोल्टेज। मैच कर लीजिए किससे आ जाएगा, तो आई होप कि आपके पास सी ऑप्शन दे रखा है करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों आपको कुछ कुछ दे रखा है, दैट इज मैचिंग का। मैचिंग के लिए कुछ कुछ विशेष बातें, देखिए मैचिंग में आपको याद ही रखना होगा, इसका कोई भी और शॉर्ट ट्रिक आप बना सकते हैं, खुद से ही बनाइए। जैसे आपके पास अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि इंफ्रारेड, तो आपको प्रोडक्शन बताना है, तो इंफ्रारेड का प्रोडक्शन होता कैसे है, तो प्रोडक्शन के लिए याद रखेंगे वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो इंफ्रारेड ठीक है, इंफ्रारेड के लिए आप याद रखेंगे प्रोडक्शन क्या, दैट इज वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। ठीक, नेक्स्ट रेडियो वेव की अगर बात करें, तो रेडियो वेव का प्रोडक्शन कैसे करते हैं, तो रेडियो वेव का प्रोडक्शन करते हैं हम लोग रैपिड, दैट इज रैपिड वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें लाइट की, तो लाइट तो आपको पता होगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप करेगा, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी में, तो एच न्यू रिलीज कर देगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन इन एटम क्या करेगा, इमिट करेगा, क्या करेगा, लाइट। जब कहां से कहां जाएगा, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में। ठीक है, एंड द लास्ट इज माइक्रोवेव की बात करें, तो माइक्रोवेव आपके पास होगा किससे, दैट इज आप कर सकते हैं क्लिस्ट्रॉन वॉल्व से। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या दिया था, मैंने परफेक्टली मैच कर दिया है। इंफ्रारेड, रेडियो, लाइट, माइक्रोवेव, ये कैसे कैसे प्रोड्यूस किए जाएंगे। ठीक, आपको मैंने बहुत सारी सिंपल ट्रिक्स बताई हुई हैं, जैसे मैंने एक बताया था आपको सीरियल लिखने का, कैसे कैसे वेव के बारे में आप बताएंगे, किनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ज्यादा या कम होगी, तो मैंने कैसे बताया था। सबसे पहले आप याद रखेंगे कि वेव कितने टाइप से बताएंगे, तो मैंने इनके लिए शॉर्ट ट्रिक भी बताया था, जैसे मैंने याद कर रखा है या मैं आपको याद कराता हूं। तो आपके पास रेड मॉन्स्टर इन विलेज is ultimate example of ghost। ठीक है, ये आपको याद रखना होता है। यही सेम पैटर्न, रेड फॉर रेडियो वेव, एम फॉर माइक्रोवेव, आई फॉर इंफ्रारेड, वी फॉर विजुअल लाइट्स, U फॉर अल्ट्रावायलेट रेज और
X फॉर एक्स रेज एंड G फॉर गामा रेज। आपको ये याद रखना रहेगा, ये सारी की सारी वेव आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के टर्म में इनको आपको याद रखना होता है कि कैसे क्या फ्रीक्वेंसी कितनी बढ़ेगी और किनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी और किनकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। ठीक, जैसे अगर मैंने विजिबल लाइट के बारे में भी आपको समझाया है, तो ये विजिबल में आपके पास मिल जाते हैं कितने, दैट इज VIBGYOR। ठीक, ये आपको मिलते हैं, जिनमें मैंने फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के टर्म में कितना अच्छे तरीके से बताया था उसको आपको उस समय कि जिसके किसके पैर बड़े होंगे किसके पैर छोटे होंगे, तो आप जो ज्यादा दूर तक जाएगा उसके पैर कैसे हैं, बड़े। तो कैसे याद रखेंगे, सन कैसा दिखता है सुबह, रेड कलर का, तो रेड के पैर कैसे हैं, बड़े बड़े, तो इनकी वेवलेंथ कैसी है, बड़ी। जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाएंगे तो इनका वेवलेंथ कम होगा, यानी वायलेट कलर का वेवलेंथ क्या रहेगा, सबसे छोटा। तो वायलेट कलर का वेवलेंथ अगर सबसे कम है तो फ्रीक्वेंसी कैसी है, सबसे ज्यादा। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। ये आपका काम है कि आप मुझे ये बताएंगे कि कैसे कैसे आपको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में आप अलग अलग करते हैं। कब अगर इस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, या इस तरफ से इस तरफ आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। तो नोट पॉइंट के लिए ये आपके पास याद रहना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के टर्म में ईएम वेव को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, आपको सैंपल पेपर जब लगाना है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा बच्चों कि आप एक बार ना जैसे ही सैंपल पेपर देखें तो सैंपल पेपर के क्वेश्चन को फटाफट मार्क कर लें कि ये इस टॉपिक से है क्या, इस टॉपिक का ये सवाल है, इस टॉपिक का ये सवाल है, तो जिससे आसानी होगी। और जब मैंने आपको समझाया था ना, तो मैंने ऐसे ही बताया था, सबसे पहले क्वेश्चन देखो तो की पॉइंट्स देखो, जरा ढूंढो कहां से लिया गया है ये, तो की पॉइंट साइड में लिख लो, तो जिससे आपको आसानी हो जाएगी आगे फर्दर क्वेश्चन करने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। यहां पर बात की जा रही है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो क्लोजेस्ट अप्रोच कहां पे पढ़ा था, तो बात करिए जरा बोहर्स की हाइपोथेसिस या बोहर्स मॉडल क्या है। यहां पर ये रहेगा आपका न्यूक्लियस, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। इनके चारों तरफ क्या है, ऑर्बिट्स होंगे और फिक्स ऑर्बिट्स जिनका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, h/nh/2π या इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2π। ठीक, जिनके चारों तरफ इन ऑर्बिट्स में कौन ट्रेवल करेगा, इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करेंगे। तो मिनिमम डिस्टेंस बताइए कैसे मिलेगा। मिलने के लिए आपको अच्छे से मैंने सिखाया कि यहां पर आप दो फोर्सेस को इक्वेट कर देते हैं। ये मैं की पॉइंट्स की बात बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन पर तो चर्चा बाद में करते हैं हम लोग। की पॉइंट क्या है, यही है बोहर्स का मॉडल। बोहर्स मॉडल को आपको पढ़ना होता है। तो भाई क्लोजेस्ट कितना होगा, ये वही चाहिए मुझे जिनको हम लोग आगे चलकर बोहर्स रेडियस बोल देते हैं। वही R0 ही चाहिए मुझे, या D चाहिए, कितना क्लोज ये रहेगा ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा, सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की चर्चा करें तो लिखते हैं Fe से। कैसे मिलेगा, दैट इज K Q1 Q2 अपॉन R²। ये है कितना, R। ठीक, फिर बात करते हैं किसकी, सेंटीपिटल फोर्स की। सेंटीपिटल फोर्स कैसे आएगा, वो आएगा mv² अपॉन R से। तो ये मैं बेसिक ही बता रहा हूं आपको, या फिर मैं आपको डायरेक्टली बता दूं, दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज प्रोपोर्शनल टू 1/k, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। एंड काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ mv², यानी आपको बता सकते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी स्क्वायर। मैं एक लाइन में बताता आपको, लेकिन अभी क्या करना है, आपको समझना है कि ये आया कैसे। तो आएगा कैसे, ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये हो गया आपके पास सेंटीपिटल फोर्स। दोनों को इक्वेट कर दीजिए। दोनों को इक्वेट करने से क्या आएगा, दोनों को इक्वेट करने से यहां पर लिख देते हैं दैट इज K फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, Q1 का वैल्यू कितना लेते हैं, दैट इज E, Q2 का वैल्यू कितना है, दैट इज ZE। मुझे थोड़ी ना पता है न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, R का स्क्वायर यानी ये रहा, बराबर करेंगे दैट इज mv² अपॉन R। 1 R गेट्स कैंसल, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा R का वैल्यू, और यही है वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट, कितना क्लोज डिस्टेंस है, दैट इज R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, KZE² अपॉन mv का स्क्वायर।
2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज R इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक, समझ में आ गई बात। अब यहां से मुझे क्या करना है, मुझे तो सिर्फ यही बताना था, दैट इज R प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है ना, यहां से क्या मिला, क्या मुझे K फॉर कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, Z इज एटॉमिक नंबर, E इज कांस्टेंट 1.6 into 10 power minus 19, M इज कांस्टेंट दैट इज 9.1 into 10 power minus 31 kg, और ये V ही हमको चाहिए, तो V ही चेंज होता है R के रिस्पेक्ट में, तो ये मुझे मिल गया। ठीक, अब क्या निकालना है सवाल में, देखो जरा क्या है। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच D है जब डिस्टेंस, तो R की जगह पर बना देते हैं D। तो वेलोसिटी कितनी है, वो वेलोसिटी है v का स्क्वायर, v है, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या करना है, अल्फा पार्टिकल की बात कर रहा है, ध्यान में रखेंगे अल्फा पार्टिकल के लिए भी सेम अप्रोच यूज कर सकते हैं। फिर आगे आपको निकालना है, दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज d/2, ये d/2 हो जाता है, ये प्रोपोर्शनल टू आगे, दैट इज व्हाट इज द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल इन दिस केस। तो आपको निकालना है v1 का वैल्यू, निकाल लीजिए, दोनों को डिवाइड दे देते हैं। दोनों को डिवाइड देने से क्या हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, v का स्क्वायर v1 का स्क्वायर ऊपर, यानी आपके पास आ जाएगा v1 का स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, बराबर कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 2। बस मल्टीप्लाई कर लीजिए, v1 इज इक्वल टू रूट ऑफ 2v, दिस इज योर आंसर। आसान था, बोलो बच्चों, आसान था कि नहीं था? अरे भाई आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है बोहर्स मॉडल बस, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मिल जाएगा। हाँ, अब यहां पर छोटी से छोटी डिस्टेंस, अगर मैं ऐसा बोलूं तो गलत नहीं बोलूंगा कि मुझे छोटी से छोटी डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं, फटाफट सॉल्व करेंगे, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको दे रखा है क्या कि अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ अ ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो बनाते हैं, पहले मैं इसके ना अप्रोच की बात कर लेता हूं। ये आपको ना पढ़ाया गया था, मैंने भी पढ़ाया है, आपको डेरिवेशन भी कराया था कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वहां पर आपके पास दो लाइट रेज जब आपस में मिलेंगी या मिलती हुई लगेंगी तो वो इमेज बनाएंगी, यानी इमेज इज ओनली एन ऑप्टिकल अपीयरेंस। कब ये पॉसिबल होगा, वेन एवर टू लाइट रेज आर एक्चुअली मीटिंग एट अ पॉइंट और अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट। ठीक, क्वेश्चन में अच्छा ना एकदम इजी है, इजी इसलिए है, मैं बना देता हूं पहले। तो सबसे पहले मैंने बना दिया है ग्लास का स्फीयर। ठीक, इसका रेडियस दे रखा है, कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। अब देखो जरा, यहां पर ये ग्लास है और लाइट इससे आगे जाएगी, तो ध्यान में रखेंगे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी इसके म्यू की बात करें तो इसका म्यू दे रखा है 1.5। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपको ये चाहिए डिस्टेंस ऑफ द वर्चुअल इमेज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्फीयर। आपको डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल इमेज चाहिए, कौन सा इमेज चाहिए बच्चों, वर्चुअल इमेज चाहिए। तो वर्चुअल इमेज तो बनाएंगे ना, इस लाइन को आगे खींच देते हैं। तो वर्चुअल इमेज कैसे बनेगा, जब भी दो लाइट रे अपीयर होंगी ना, एक अच्छी चीज मैं आपको समझाता हूं तो आपको जरूर से समझ में आ जाएगा, इतना इसमें और ज्यादा कुछ करना ही नहीं था। या तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला मेरे पास होता है दैट इज μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u, बराबर कर देते हैं कितना, दैट इज μ2 माइनस μ1 अपॉन r। फॉर्मूला डिराइव करते हैं हम लोग, इसकी आवश्यकता यहां पर नहीं है, क्वेश्चन देखा और कर दिया बस। कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। कहां पर है ये, यही तो है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या है ये, रेडियस ऑफ
कर्वेचर। और जब भी रेडियस ऑफ कर्वेचर पर जब भी यहां पर आपके पास ये इस पॉइंट पर रखा जाता है, तो आपको एक्चुअली में तो आपको इमेज कहां पर मिलेगा, इमेज तो 6 पर ही मिलेगा। तो बात करेंगे कौन सी इमेज बनाना चाहते हैं, वर्चुअल इमेज बनाना चाहते हैं। तो वर्चुअल इमेज का केस याद करिए जरा, कैसे बनाएंगे। लाइन को थोड़ा और मैं बढ़ा देता हूं, प्रिंसिपल एक्सेस बना देता हूं। ऑब्जेक्ट यहां पर है, लेट करो लाइट जाती है, लाइट जा रही है कुछ ऐसे, ठीक गई। यहां पर जाने के बाद लाइट को अभी क्या होना चाहिए, बेंड होना चाहिए सिंपली। तो बेंड होने के लिए मैंने ऐसा बोला कि ये यहां से बेंड तो होगी नहीं, बेंड कहां पे होगी, क्योंकि अगर यहां से हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो इसी पर आने वाला है भाई। यही तो वो लाइन है, दैट इज नॉर्मल। सरफेस पर नॉर्मल कौन है, यही तो है। तो ये लाइट चली गई और ये लाइट ऐसे चली गई, ये सीधे। हम क्या करेंगे, विजुअलाइज करेंगे ये लाइट रेस कहीं मिलेंगी क्या, कहीं मिल रही है। कौन सा इमेज बनाना है, वर्चुअल। अगर रियल बनाते तो बोलते ये वाला मीडियम बहुत ज्यादा रेयर है, तो बेंड करा के ले आते, बेंड करा कर ले आते इधर। अभी कौन सा इमेज बनाना, मुझे वर्चुअल। तो देखेंगे कि भाई लाइट तो आर पार चली गई, नॉर्मल से बेंड ही नहीं हुई। क्यों नहीं बेंड हुई, क्योंकि इनके बीच का इंसिडेंस एंगल कितना, 0 डिग्री। तो रिफ्रैक्शन एंगल कितना मिल रहा था, 0 भी मिल जाएगा भाई। सरफेस के नॉर्मल कितनी बार बढ़ाना पड़ेगा, इंसिडेंट करेगी नॉर्मल तो सीधे चली जाएगी, बेंड ही नहीं हो रही है। तो इमेज कहां पर बन रही है, इमेज तो इसी पॉइंट पर बन रहा है भाई। इमेज कहां पर बना, इसी पर। तो सिंपली आपको आंसर लिखना था, दैट इज v इज इक्वल टू कितना, 6 सेंटीमीटर। किधर की तरफ, पीछे की तरफ। कैलकुलेट करते तब भी वही आता। क्या दे रखा है आपके पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपको दे रखा है μ2/μ1 बराबर कितना, 1/3, सॉरी इट्स 3/2, दैट इज 1.5 ही तो दे रखा था भाई, यही तो दे रखा है μ2/μ1। चलिए, तो ये आपको छोटी सी जानकारी देना था बस, बाकी आप खुद ही समझिए कि क्या करना रहता है आपको। मैंने आपको प्रोसेस समझाया कि प्रोसेस अगर व्हेन एवर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के पॉइंट पर ही रखा जाएगा, तो आपको उसी पर आपको क्या मिल जाएगा, दैट इज इमेज भी मिल जाएगा। ठीक है, u और अब v क्या हो जाएंगे, बराबर बराबर हो जाएंगे। u is equal to -6 सेंटीमीटर, देन v is equal to -6 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 एकदम इजी है, मैं इसको ऐसे ही समझा देता हूं आपको फटाफट जल्दी से। इसमें किसी भी तरीके की कॉन्सेप्ट की आवश्यकता नहीं है, बट इस क्वेश्चन में थी। क्वेश्चन नंबर दैट इज 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इज कलर ऑब्जर्व्ड ऑन अ सीडी डिस्क इज ड्यू टू। बच्चों ये होता है डायफ्रैक्शन की वजह से। क्यों होगा, ड्यू टू ग्रेटिंग एट द डिस्क सरफेस। डिस्क के सरफेस पर ग्रेटिंग की वजह से क्या होता है, उसके ऊपर क्या दिखाई देता है, कलर ऑब्जर्व होते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर डिस्क के ऊपर, ये रहा आपका डिस्क, इनके ऊपर बनी होती है ग्रेटिंग्स, जिनकी वजह से होता है बेंडिंग, और वही बेंडिंग कॉज करता है लाइट को कलर बनाने में, कि लाइट के कलर वो शो करते हैं। ये ग्रेटिंग्स आपको दिखाई देती हैं। ठीक है, कभी अगर आपको ऑब्जर्व करना हो तो डिस्क को क्या करेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा करके देखेंगे, तो छोटी छोटी क्या रहेंगी, ये ग्रेटिंग्स हैं कुछ ऐसे। ठीक, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10। तो कलर ऑब्जर्व ऑन अ सीडी डिस्क या कॉम्पैक्ट डिस्क इज ड्यू टू डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी बेंडिंग ड्यू टू ग्रेटिंग। ग्रेटिंग का मतलब होता है, ग्रेटिंग का मतलब बताइए जरा, ग्रेटिंग का मतलब क्या होता है। तो ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट कैसे किया था, 2 ब्लेड्स लिए थे और ब्लेड लेने के बाद क्या किया था, दोनों को आपस में ऐसे ज्वाइन कर दिया था, तो छोटे छोटे क्या बन रहे थे,
ग्रेटिंग्स, उनके एजेस से टकराकर वो जा रहे थे, ठीक है। या फिर आप सनलाइट के सामने दोनों उंगली को ऐसे मोड़ के रखिए, चिपका के ऐसे रखिए, तो लाइट कैसे निकलेगा, छोटे छोटी ग्रेटिंग से, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 भी थोड़ा थियोरेटिकल टाइप ही है बस। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 छोटी सी चर्चा है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेड अवेलेबल फॉर कंडक्शन बाय डोपेंट एटम्स डिपेंड्स स्ट्रांगली अपॉन, किस पर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पर डिपेंड करेगा बच्चों? सेमीकंडक्टर हम लोगों ने पढ़ा, सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में हमने बहुत अच्छे तरीके से सीखा कि सेमीकंडक्टर अगर प्योर सेमीकंडक्टर है, यानी सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो उसको टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन लोग जंप करके एक जगह से दूसरी जगह तक जाएंगे। लेकिन वहां पर यह होता था, जितने इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होते थे उतने ही होल्स भी क्रिएट होते थे। तो क्या करा हमने? तो हमने ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज मिला दी, जिनकी वजह से वो बन गए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी इम्प्योर, डोपिंग कर गई। डोपिंग करने से हुआ कि ये एक हो गए पी टाइप जिसमें नंबर ऑफ होल्स ज्यादा हो गए, एक हो गए एन टाइप जिसमें क्या हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए। कुल मिलाकर समरी ये है कि जितना ज्यादा हम डोपिंग करेंगे उतना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे, अगर डोपिंग कम करेंगे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे नहीं। इसी तरीके से अगर मुझे होल्स भी बढ़ाना होगा तब भी मुझे डोपिंग करनी होगी, टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होंगे उतने ही होल्स भी क्रिएट होंगे। तो क्या बढ़ेगा? कंसंट्रेशन बढ़ेगा, होल कंसंट्रेशन या इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन नहीं। टेम्परेचर बढ़ाने से ऐसा नहीं होगा, तो क्या करना पड़ेगा? डोपिंग करेंगे। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अगर आप डोपिंग करते हैं तो होल कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, ठीक। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज ड्यू टू डोपिंग। डोपिंग कितने तरीके की करते हैं? 2 तरीके की। एक करेंगे ट्राईवैलेंट और एक करेंगे पेंटावैलेंट, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। किसमें करेंगे? प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम में, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे के सारे कंप्लीट कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन और कंप्लीट करते हैं फटाफट जल्दी जल्दी से। अच्छा, आप मुझे बताओ जरा, क्या आप लोगों ने एरस पढ़ा था क्या क्लास 11th में? पढ़ा था एरस? नहीं। तो मैं तो थोड़ी सी जानकारी दूंगा, बाकी आप समझेंगे इस क्वेश्चन को और कैसे लगाया जा सकता है। चलिए ध्यान से देखते हैं। यहां पर आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, कॉपर वायर इज सच टू मेक इट्स रेडियस 0.1%। एक कॉपर वायर है जिसका रेडियस क्या हो गया है, डिक्रीज हो कितना परसेंट? 0.1% स्ट्रेच करने पर। देन परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली, हमको निकालना है परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। बेटा छोटा सा फॉर्मूला है, जल्दी जल्दी देखते हैं। दैट इज आर प्रोपोर्शनल टू होता है रो एल अपॉन ए। अब तार को खींचा जाए या मोड़ा जाए या फिर दबा दिया जाए तो उसके वॉल्यूम में तो कोई चेंज नहीं आएगा ना। उसका क्या बढ़ेगा? लेंथ बढ़ेगा या एरिया बढ़ेगा या एरिया घटेगा या लेंथ बढ़ेगा? क्या करते हैं, सिंपली इसमें एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा R इज इक्वल टू रो V अपॉन E का स्क्वायर। या इस थ्योरी से हमको एक चीज समझ में आएगी कि बच्चों वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, देयर इज V फॉर वॉल्यूम। अब क्वेश्चन हो गया आसान। पहले जो आपके पास वॉल्यूम था कितना V, एरिया कितना है A स्क्वायर, और रेडियस को ले लेते हैं कितना R। तो आराम से लिखते हैं कितना, दैट इज R इज इक्वल टू रो V आपके पास कांस्टेंट है, और यहां से आपको मिल जाएगा दैट इज पाई स्क्वायर R पावर 4। तो यानी अल्टीमेटली R इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, दैट इज 1 अपॉन R पावर 4। परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज की कहानी है, बस आराम से आप उस यहाँ पे परसेंटेज एरर वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, दैट इज डेल्टा R अपॉन R। ये हो गया रेजिस्टेंस बराबर ये 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा R अपॉन R।
इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 0.1%, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, दैट इज 4 इंटू 0.1, दैट इज 0.4%। ठीक है, यानी कितना डिक्रीज किया था 0.1%, तो रेजिस्टेंस में कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ 0.4% का। ठीक है, समझ में आ गई बात, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। तो ये मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है सैंपल पेपर 2020-25 का सारा ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, की लॉजिक आपके पास परसेंटेज एरर का फॉर्मूला आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, इस टॉपिक पर क्वेश्चन जरूर से देख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये लेसन अच्छी तरीके से समझ में आया।